Hello everyone. Today we will discuss next part of economics for class 12th, Indian economic development. Those who are new, please like and subscribe my channel to get latest video. Let's start from Indian economy on the eve of independence. If we talk about the Indian economy before the British rule, we already discuss about the few parts of our economy. Our economy is dominated by the British government, and they are using our sources to develop their own country. Before the discuss of this topic, we discuss इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल. अगर हम देखा जाए तो ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी ये कहा जाता है कि एक सोने की चिड़िया थी. बहुत सारे वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया में आते थे और ट्रेडिंग करके चले जाते थे, और इससे इंडिया को भी बेनिफिट होता था और अदर कंट्रीज़ को भी बेनिफिट होता था. इट्स हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी, सेल्फ सफिशेंट थी, सेल्फ रिलायंस थी. सोर्सेज क्या है, एविडेंट थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी. एंड वी कैन से दैट कि पीपल्स आर हैप्पी बिफोर द ब्रिटिश रूल. रिक्वायरमेंट्स क्या थी, लिमिटेड सी. उसी लिमिटेड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, डिमांड और सप्लाई में कभी इम्बैलेंस नहीं होता था. अब यहाँ डिस्कस करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल. इंडिया हैड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल. यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी. उसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल किसी इकोनॉमी का दबाव नहीं था. वो बिना किसी के दबाव में डिसीजन लेते थे. जिस चीज़ की ज़रूरत थी इस चीज़ को प्रोड्यूस करते थे, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसका प्रोड्यूस नहीं किया जाता था. लिमिटेड ट्रेडिंग होती थी. हमारे जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड फेमस होते थे. एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल. यानी कि मोर देन 70% पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुलफिल देयर डिमांड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड देयर अलाइंड एक्टिविटी से ही करते थे. इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट. जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड था, वर्ल्ड फेमस था. किसके, फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, मेटल और प्रीसियस स्टोन. ये हमारे वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट थे जिसे लोग क्या यहाँ से इंपोर्ट करते थे, जिस कारण से इंडिया को बहुत सारी एक्सपोर्टेड मनी मिल जाती थी. इंडिया क्या एक खुशहाल कंट्री थी. इंडियन प्रोडक्ट इंजॉयड वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. जो इंडिया के क्राफ्ट्समैन थे वो हाई क्वालिटी के थे, स्किल्ड पर्सन थे और फाइन मटेरियल यूज़ करते, जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल्स के एक अच्छी स्थिति में थी. बट जब ब्रिटिश इंडिया, यानी कि हम ब्रिटिश इंडिया से पहले की बात करते हैं, 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो वो इंडिया की खुशहाली को देखकर ही आई थी. व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, ट्रेडिंग पर्पस से उसने इंडिया के अंदर एंटर किया था. बट इंडियन की जो वीकनेस है उनको उन्होंने क्या है देखा और उसका फ़ायदा उठाया, और धीरे धीरे उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर क्या है कब्जा कर लिया. पहले उन्होंने इकोनॉमिकली कब्जा किया, फिर इकोनॉमी के साथ साथ क्या है और वो हमारे रिलीजियस पॉलिटिकल मैटर के अंदर भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. एंड उसके बाद हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे पूरे उनके कब्जे में आ गई थी. उन्होंने हमारे सोर्सेज का जमकर यूज़ किया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को शाइन कर सकें, अपनी इकोनॉमी को चमका सकें, और हमारी इकोनॉमी को कभी ज़्यादा उन्होंने प्रेफर नहीं किया. जो पहले के जो ट्रेडर थे वो हमेशा ही क्या है इंडिया में आते थे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, अच्छे रिलेशंस बनाते थे और चले जाते थे. लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कभी भी हमारे देश को अपना नहीं माना. सिर्फ उनका एक ही मोटिव था कि कमाना है, कमा कर क्या है चले जाना है, और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया उन्होंने. तो हम इसी से एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया. यानी कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी जिससे हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान है वो पहुँचाने का मेन जो रीज़न है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही है. जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. होम कंट्री मतलब ब्रिटिश, यूके, जैसे हम इंग्लैंड भी बोल देते हैं. तो अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए
प्रोटेक्ट करने के लिए ही पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता था, जिसमें ड्यूल बेनिफिट ब्रिटिश का ही होता था और ड्यूल नुकसान क्या है, इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन पीपल्स का होता था। देन इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री इनटू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका क्या नुकसान हुआ कि जो कंट्री पहले एक्सपोर्टर थी प्रीशियस स्टोन्स की, कॉटन की, सिल्क की, वो क्या बना दी, उसको रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया गया। और जो रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और उसके दूसरी अनदर पार्ट में देखें तो जो फिनिशिंग गुड्स थी इंग्लैंड की, उसको इंडिया के अंदर क्या है, सेल करवाना शुरू कर दिया। उसको क्या है, ए कंज्यूमर ऑफ फिनिशिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, यानी कि हमें हमारे सोर्सेज को उन्हें क्या है रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया और अपने मटेरियल को क्या एज ए फिनिशिंग गुड्स यूज़ किया गया। दोनों तरफ से इंडिया को लूटने का काम किया गया। तो मीन्स इंडिया इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिशिंग इंडस्ट्रीड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। colonial government never took any sincere step to estimated national income and per capita income। अब किसी देश की जो इकोनॉमी है वो जीडीपी ग्रोथ रेट से और पर कैपिटा इनकम से ही जानी जाती है। तो जानबूझ के जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने कभी भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए ताकि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के डाटास को कलेक्ट किया जा सके, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने का कोई स्टेप उठाया जा सके। तो कुछ लोगों ने इसका प्रयास भी किया, जैसे दादा भाई नेहरू विलियम डिग्बी एंड VKR राव। इन्होंने क्या है, अलग अलग और भी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने क्या है टाइम टू टाइम क्या इंडियन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को मेजरमेंट करने के स्टेप उठाए। लेकिन इनमें सबसे बढ़िया स्टेप जो साइंटिफिकली डाटा कलेक्ट किए गए वो VK राव द्वारा किए गए, जिसके अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या वेरी लो थी। नेशनल इनकम वाज लेस देन 2% एंड कैपिटल इनकम वाज कैपिटल पर कैपिटा इनकम लो देन 0.5%। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों की स्थितियां ही इंडिया के अंदर अच्छी नहीं थी। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट टॉपिक, हेयर वी डिस्कस फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की कंडीशंस कैसी थी इंडियन इकोनॉमी की, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स थे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट फीचर है इसके अंदर कॉलोनियल और फीडर इकोनॉमी, यानी ये ऐसी इकोनॉमी जिसको हम खुद नहीं चला रहे हैं, दूसरा कोई देश क्या है अपने देशों के लिए चला रहा है और हमारे को ग्रोथ करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन्होंने हमारे देश को फीडर इकोनॉमी बना दिया। मीन इट इज़ दैट इकोनॉमी विच इज़ गवर्नड बाय द फॉरेन रूल्स एंड ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकन बाय रूलर कंट्री, यानी कि जो भी डिसीजन लेने हैं, इंटरनल डिसीजन लेने हैं या एक्सटर्नल डिसीजन लेने हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेती थी और अपने फेवर में लेती थी। उसका मोस्टली बेनिफिट क्या गोस इन फ्यू हैंड्स, दोज आर इन कॉलोनियल ऑफिसर्स और ट्रेडर्स। दूसरा इसका फीचर है सेमी फ्यूडल। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फीचर्स थे वो सेमी फ्यूडल थे, मीन्स ना तो प्यूरे कैपिटलिज्म थे ना ही पूरे क्या है मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड मीन्स सोशलिज्म थे। इट इज़ दैट इकोनॉमी विच इज़ नाइदर कम्प्लीटली फ्यूडल नॉर कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट। अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल मैन बिटवीन द एक्चुअल कल्टिवेटर एंड गवर्नमेंट लाइक जमींदार। अब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश थी, उसने भारत को लूटने के लिए एक रेवेन्यू सिस्टम अपनाया हुआ था जो डिफेक्टेड था। उसके अंदर जिम्मेदारी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। जो जमींदार थे वो लोगों और सरकार के बीच का काम करते थे, मिडोकर का काम करते थे। अगर उन्हें क्या है 10% लगान ब्रिटिश को पे करना है तो 80% क्या वो चार्ज करते थे नॉर्मल फार्मर से, जिस कारण से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को जिम्मेदार के माध्यम से लूटने का प्रयास किया गया। तो ये सेक्टर जो हमारा क्या एग्रीगेट सेक्टर है वो टोटली क्या है मिडलमैन से चलता था, जमींदार उसके अंदर कंट्रोल करते थे। जिस तरह से क्या है मोर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, लेस पे टू द गवर्नमेंट, मोर फॉर देयर ओन पर्पस। जिस तरह से क्या लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चर पर्सन थी, लैंडलेस वर्कर थी, टेंट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनकी लाइफ क्या है मिजरेबल थी, दुखदायी लाइफ थी। क्योंकि
जो जमींदार थे वो खुद तो काम करते नहीं थे, वो प्रोडक्शन का मोस्टली पार्ट अपने पास रख लेते थे, सिर्फ 7 to 10% तक क्या वो एक्चुअल कल्टीवेटर को पे करते थे। इस कारण से क्या है, फ्यूडलिज्म टाइम हमारी इकोनॉमी थी। दूसरी टाइम क्या, कैपिटलिज्म था, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेटेशन आ गया। वहाँ पर क्या था, उन्होंने फॉरेन के ट्रेडर्स को, अपने ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए इसको प्राइवेटेशन की तरह यूज़ किया, ताकि कोई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या आगे ना निकल सके। सारे मोनिबल राइट्स के उन्होंने अपने पास रख लिए। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर है वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के फीचर्स थे, यानी दोनों तरीक़ों से ही इकोनॉमी को लूटा जा रहा था। ठीक है, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। देन इसके अंदर स्टैग्नेट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या आती है, स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई ज़्यादा ग्रोथ ना हो, है ना। इट इज़ दैट इकोनॉमी इन विच पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड लो। ना तो ग्रोथ थी और कम भी थी। इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन ऑफ अब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, सिर्फ सोर्सेज को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था, जिस कारण से सोर्सेज तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे थे, शॉर्टेज होती जा रही थी इनकी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। डेवलपमेंट सिर्फ एक ही कम्युनिटी का हो रहा था, वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। रीज़न क्या है इसके, एग्रीकल्चर वाज ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, यानी एग्रीकल्चर का प्रेशर बहुत था। 70 to 80% पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुलफिल द डिमांड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्री सेक्टर के ऊपर कब्जा धीरे धीरे किसका हो रहा था, इंग्लिश मैन का हो रहा था। उन्होंने गुमास्ते शुरू कर दिए थे, उन्होंने कैश क्रॉप शुरू कर दी थी, जिस कारण से जो खाने वाले पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ थे, उनकी भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई। ग्रोथ रेट थी वो 2% से कम थी। पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ है वो 0.5% थी, जिस कारण से क्या है, हमारी इकोनॉमी एक्सटेंडेड की तरफ जा रही थी, जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज दैट कंट्री इन विच नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज लेस देन अदर कंट्रीज, लाइक income and living standard is low, most of the people led a miserable life, birth and death rates both are high, जिस कारण से हमारी इकोनॉमी क्या है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। ये तो डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी डिक्रीज ड्यू टू फॉलिंग कैपिटल स्टॉक लाइक मशीन एंड इंजीनियरिंग गुड्स। हमारी इकोनॉमी को इस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा था कि इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी की तेज़ी से कमी होती जा रही थी, सोर्सेज तेज़ी से कम होते जा रहे थे, कैपेसिटी कम होती जा रही थी, जिस कारण से क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डे बाय डे क्या है, रिड्यूस हो रही थी। जिस कारण से भी क्या है, हम ये कह सकते हैं हमारी इंडियन की इकोनॉमी की कंडीशंस थी वो मिजरेबल थी, स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी। पीपल्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट रूल्स, सो दे आर रनिंग मैनी रेबल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके अंदर है डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इंडियन इकोनॉमी का वो था डिसइंटीग्रेशन, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट में बांट दिया गया 1947 के अंदर। 1 पार्ट इज़ इंडिया एंड अदर पार्ट इज़ पाकिस्तान। अब जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए तो इंडियन इकोनॉमी की स्थिति और भी ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि लोगों ने जो पाकिस्तान से लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे, इंडिया के लोग क्या है पाकिस्तान में जा रहे थे। रीहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ रीहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़ फ्रॉम दी पाकिस्तान। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आए उनको कैंपों के अंदर रखा गया। कैंपों को एकदम तैयार करना पॉसिबल नहीं था, वहाँ के हालात बड़े गंदे थे। इनोसेंट पीपल अपनी ज़मीनें, अपने बिजनेस छोड़कर जो आए थे उनके हालात बड़े ख़राब हो गए। ये एक चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। अब शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि जो सोर्सेज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए यूज़ किया, तो इंडिया को प्रोडक्शन करने के लिए अब सोर्सेज की ज़रूरत थी, वो हमारे पास स्मॉल थे। अगर थे भी तो उसको यूटिलाइज करने के लिए अच्छी टेक्निक नहीं थी। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन थी उस टाइम में। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैनी इनसेंट पीपल सिविलियन वर डाइड। तो इस युद्ध के अंदर, इस इंसिडेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग जिसका इंसिडेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई लिंक नहीं था वो मारे गए। बहुत सारे लोग क्या मारे गए। इसलिए हम इन चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय हमारी इकोनॉमी की जो हालात हैं
वो अच्छे नहीं थे, उसको मैनी चैलेंजेस क्या फेस करने थे। इसको ठीक करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी डायरेक्टली। थैंक यू।